हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात करूंगा बाज़ार किस तरीके से अगले हफ्ते रह सकता है। मेरा फोकस अगले हफ्ते से ज़्यादा मंडे के ऊपर है। तो पहले मंडे को देखते हैं, फिर आपके साथ हम एनालिसिस करते रहेंगे। और इस बात के लिए मैं आपसे जो है क्षमा याचना करता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं आपके साथ एनालिसिस वीडियो शेयर नहीं कर पाया, और उसके रीज़न्स मैंने आपको बताए भी थे और मैंने आपको पहले अवगत करा दिया था। हालांकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने मंडे की वीडियो नहीं देखी थी, जिस वजह से वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे। और इस पूरे इंतज़ार के दिनों में आपके मन में अलग अलग तरीके के विचार आते रहे, और आपके जो कंसर्न्स हैं, आपका जो प्यार है, जो स्नेह है, मुझे मैसेज के माध्यम से मिलता रहा। और आपके इस कृतज्ञता के लिए जो है मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। और आज की चर्चा अब शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 16,201.8 ये क्लोजिंग हमें फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिली। उसके बाद दो इवेंट और हुए जब भी हमारी क्लोजिंग हुई। दो इवेंट ये हुए जिसमें से पहला इवेंट आपको शायद लॉजिकल ना लगे, लेकिन मैं उसको लॉजिकल मानता हूँ। पहला हुआ है बिटकॉइंस के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर 27,000 और 28,000 के बीच में अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। यानी कि आज 7% के आसपास की बिटकॉइन में जो है गिरावट है, और 28,000 के आसपास एक अच्छी स्पोर्ट थी, वो बिटकॉइन में ब्रेक हुई है। तो आप कहेंगे सर ये बिटकॉइन से क्या लेना देना। बिटकॉइन से हम ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि बाज़ार में लिक्विडिटी निकल रही है एसेट्स क्लास से। तो जो एसेट्स क्लास से लिक्विडिटी निकलती है तो वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। दूसरा, हमारे लास्ट के आधे घंटे के दौरान, आधे घंटे भी नहीं बोलूँगा, लास्ट के 10 मिनट में डाउ जोन्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिंग देखने के लिए मिली, तो जो शायद एक डरावने वाली स्थिति बाज़ार में पैदा करने के लिए थी। तो मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक डर का माहौल जो है पैदा कर रहे हैं। अब उस डर के माहौल में हो सकता है बाज़ार आपको नीचे मिले, बट मुझे लगता है कि जो 15,800 है वो एक अच्छा बेस है। जब तक 15,800 बाज़ार रखेगा तो हमें बाय ऑन डिप्स जो है लगता है। और स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि स्पेसिफिक जो शेयर्स हैं जिनमें वैल्यूशंस नीचे की तरफ हैं, वहाँ पर शायद आपको ट्रेडर्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे बाइंग साइड में। लेकिन बाजार एक बार पैनिक क्रिएट करने के मूड में लगता है, तो हो सकता है कि आपको 15,800 के आसपास बाजार जाए। पर मुझे लगता है कि 15,800 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तब हम एक सीवियर पेन देख सकते हैं। तब तक मुझे लगता है कि 15,800 के नीचे आप 50 पॉइंट लगा लीजिएगा। 15,750 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहा है तब तक शायद डरने की ज़रूरत नहीं है। 15,750 के नीचे अगर बाजार आधे घंटे काम करे या क्लोजिंग हो जाए तब कोई घबराहट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में अप साइड भी कैप्ट है। बाज़ार ऊपर भी जाएगा तो बाज़ार सेल होता हुआ नजर आएगा, नीचे जाएगा तो थोड़ी बाइंग होनी चाहिए हमारे हिसाब से। बट यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपने कोई शॉर्ट्स पोजीशंस बनानी भी है तो मुझे लगता है कि आप इंतजार करिए ऊपर आने का, क्योंकि बाज़ार बहुत बार क्या होता है कि आपको गैप डाउन देगा, वहाँ पर आप शॉर्ट्स प्ले कर लेंगे और उसके बाद पुल बैक आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार अगर 15,800 15,900, क्योंकि 16,000 जैसे ही टूटेगा तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, और वो स्टॉप लॉस के चक्कर में बहुत सारी पैनिक सेलिंग आ जाती है। बट मुझे लगता है कि वो जो नीचे पैनिक सेलिंग होती है, वो पैनिक सेलिंग में ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है बाइंग के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी। इवन अगर थोड़ा सा संयम रखें, बाज़ार खुलते के साथ कूदने की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ार को पहले सेटल होने देना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि निचले लेवल्स पे एक बाइंग क्रिएट होगी निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि बाज़ार ज़्यादा रिएक्ट इंटरनेशनल रीजंस की वजह से कर रहे हैं। और हम फिर भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हमने अपने पेट्रोल के प्राइस संयमित रख पाए हैं, जो सरकार ने एफर्ट्स लगाए, और सरकार हर तरीके से महंगाई को रोकने की कोशिश कर रही है। तो देर सवेर हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। वो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम शायद डाउन साइड ज़्यादा ना देखें। हमारे बाज़ार जब इंटरनेशनली टूटेंगे तो हम भी टूटना हमारा निश्चित है, उसमें तो हम बच नहीं सकते, लेकिन हम उसके मुकाबले में कम गिरे। और जब रिकवरी की सिचुएशन है तो हम शायद बाज़ार से पहले रिकवरी करें, यानी कि इंटरनेशनल बाज़ारों से पहले रिकवरी करें। तो अभी जो मेरा दारोमदार है वो ये है कि हम पिछले महीने के दौरान अगर हम देखें तो हमने जो ट्रेड किया था पूरे महीने के दौरान, ये रेंज थी। अब हम उस रेंज के अंदर घुस गए हैं। मैंने आपको बोला भी था कि देखिए कब एक बार गैप फिल करने के लिए हम आएंगे पीछे महीनों के एनालिसिस में, और वो गैप फिल करके बाजार चला गया। फिर मैंने यहाँ चर्चा की थी कि या तो बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, किसी भी साइड ब्रेकआउट आएगा वो 16,800
के बाद आएगा। 16,600 के ऊपर हमने कहा था कि 1 या 2 दिन अगर क्लोज हो जाता है तो फिर आप एक अच्छा साइड का सा आप सेट देख सकते हैं, लेकिन बाजार वो नहीं कर पाया, बाजार नीचे आ गया। अब नीचे बाजार अपने सपोर्ट की तरफ, जो पहली सपोर्ट है 16,000, उसकी तरफ शायद बढ़ता हुआ सोमवार को नजर आए। मुझे मेजर सपोर्ट लगती है 15,750। ये एक लेवल्स है, जब तक ये होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पर ये बाजार जो है निचली गिरावट के अंदर बाइंग के मौके देगा। इंडेक्स के बेसिस पे भी माहौल देखिएगा नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है पूरी इंटरनेशनली, बट मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन इंडियन मनी काफ़ी अच्छे तरीके से बाजार को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि एफआईआईज अपनी सेलिंग कब रोकेंगे। देखिएगा, एफआईआईज ने जो भी सेल कर रहे हैं वो केवल उनका प्रॉफिट है और उसको सीधा सीधा जो है चैलेंज हमारे डीआईआईज कर रहे हैं। और जो हमारे एनपीएस के अकाउंट्स हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो अकाउंट हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट बाज़ारों के अंदर अभी भी बहुत सारे शेयर्स बहुत ज़बरदस्त ओवर वैल्यूड है। मैं ये भी बात मानूंगा इस गिरावट में भी, तो बाजार उसको करेक्ट करेगा। तो जब सब चीज़ें ठीक ठाक होने की स्थिति आएगी और मोस्टली जो स्टॉक्स हैं जो फेयर वैल्यूड पर आने शुरू होंगे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास, तब बाजार ठीक हो जाएंगे। और स्पेशली मुझे लगता है कि जो पेन है वो कमोडिटी साइकिल्स में रहने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर पेन ज़्यादा लंबा नहीं चला और इंटरेस्ट रेट अब आगे और नहीं बढ़े, जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है कि ज़्यादातर इकोनॉमीज़ ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है, तो एक हाइक और अब 25 बेसिक पॉइंट का हम देख सकते हैं कि शायद हो जाए अगली बार। लेकिन उसके बाद शायद हमें लगता है कि जो साइकिल है वो टर्न करेगी। तो ये अगले 6 से 8 महीनों के दौरान भी हमें लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन होगा बाजार में, फिर एक अच्छा बुल रन हमें देखने के लिए मिलना चाहिए उसके बाद। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर हमें लगता है कि 16,000 एक अच्छी स्पोर्ट है और उसके नीचे 15,750 बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट है। 15,800 के आसपास जब बाजार आता है 15,750, तो मुझे लगता है कि खरीदने के मौके होंगे और एक टेक्निकल बाउंस बैक तब भी आपको 100 से 150 पॉइंट का मिल सकता है 1 या 2 दिनों के अंदर। तो जो इस तरीके के शॉर्ट टर्म्स या स्विंग ट्रेड्स करते हैं तो उनको मौके मिलते हुए नजर आएंगे। ग्रासिम 2.39, एशियन पेंट, ड्रीवीज, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डी शेयर्स जो है मजबूती के साथ काम कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो अभी भी इंडेक्स में बहुत सारे शेयर्स हैं आपको लगेंगे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। हालांकि देखिएगा हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अलग यूएसपी है, मेरे भी फेवरेट्स रहे हैं पीछे इसी सेगमेंट के अंदर। लेकिन अभी इन वैल्यूशंस पर अभी भी हमें लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स जो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करते हैं, जिन वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस को शायद अभी भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 3,000-3,200 के आसपास तक के जो वैल्यूज़ हैं वो शायद इसकी फेयर वैल्यू मुझे थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है। रिलायंस के बारे में मैंने पीछे चर्चा की, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के बारे में मुझे लगता है कि जो हमने पिछली बार देखे थे 1280 के आसपास के प्राइस, उसके बाद हमने 1400 रुपये के प्राइस देखे, तो हम तकरीबन 120 पॉइंट का राइज। तो इन प्राइस के आसपास तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी जल्दी आ जाए, बट कल हो सकता है कि 1320-1330 के आसपास के प्राइस हो, तो शायद SIP के अंदर बायर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और 1280 के आसपास तो देखिएगा बहुत अच्छा बाइंग लेवल मुझे लगता है कि अगर वहाँ तक पेशेंटली आप जो है इंतजार करेंगे तो शायद अगर वो प्राइस मिलते हैं तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फिर हमें लगती है वहाँ पर होगी। इन्फोसिस में गिरावट थी, बजाज फाइनेंस, HDFC और रिलायंस में। और इसी तरीके से अगर आप HDFC को भी देखेंगे तो 2000 के नीचे के जो प्राइस हैं वो काफ़ी फेवरेबली हमें लगते हैं कि HDFC लिमिटेड के भी फेवरेबली वैल्यूड होते हुए नजर आएंगे। कंपेयर निफ्टी 50 परफॉर्मेंस को देखें तो डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे, एडवांस कुछ कर नहीं पाए खास, और ये स्थिति शायद आपको सोमवार को भी देखने के लिए मिले। लेकिन सोमवार को शायद हमें लगता है कि निचले लेवल्स पर एक बाइंग का हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और वो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपोलो, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटेनिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटोकॉर्प्स और बजाज ऑटो जैसे शेयर्स जो है आपको तेजी में नजर आए। उसी तरीके से अगर हम गिरावट की बात करें तो जो शेयर्स थे गिरावट में वो था कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी, आपको पिछले हफ्ते में चर्चा की थी, और टाइटल रखा था भाई पुत्र मोह में गिरा कोटक महिंद्रा बैंक। शायद वो अभी कोटक महिंद्रा के अंदर जो उदय कोटक जी की चेयरमैनशिप है उसके बाद शायद एक अनसर्टेनिटी बाजार को लग रही है, वही एक रीज़न मुझे लगता है कि जो गिरावट का है। बजाज फाइनेंस, HDFC, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिएगा कमज़ोर हुआ 3%, लेकिन इसने जो तेज़ी दिखाई है पिछले वो
काबिल तारीफ है। विप्रो 2.97, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 2.52। और देखिएगा 2800 के आसपास जब भी जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग बेसिस पर बनती है। बट मुझे लगता है कि शायद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने जो बात आपके साथ पिछली वीडियोज़ में की थी कि शायद एक अच्छी तरीके से विल वगैरह बना के अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको किस तरीके से वो ट्रांसफ़र करेंगे अपने बच्चों के अंदर, वो शायद एक प्रोफेशनल तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वही एक रीज़न था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इतना ख़राब माहौल के अंदर भी इतना अच्छा करता हुआ जो नज़र आया है। HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ये भी सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक देखिएगा 35,700, 35,800 बहुत, सॉरी 34,700, 34,800 बहुत अच्छी सपोर्ट थी, वो टूटी, क्रैक हो गया, टेक्निकली वीक हो गया। 33,800 बाजार के जो मूड माहौल है उसके हिसाब से अच्छी सपोर्ट है। 33,800 को हमें लगता है कि कल बाजार को होल्ड करना चाहिए। और निफ्टी बैंक देखिएगा उतना कमज़ोर नहीं है, 1.71% की गिरावट है, जबकि निफ्टी में 1.68 है, जबकि निफ्टी बैंक एक हाई बीटा सेगमेंट है। तो इस पूरी बाजार की गिरावट में आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि निफ्टी बैंक उतना नहीं टूट रहा है जितना निफ्टी को अगर हम इसको कोरिलेट करें तो, क्योंकि निफ्टी बैंक का एक हाई बीटा सेगमेंट है और उसके बावजूद भी, हाई बीटा सेगमेंट होने के बावजूद भी निफ्टी बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए है। तो मुझे लगता है कि 33,800 एक अच्छी खासी सपोर्ट बनती हुई नजर आनी चाहिए। और यहाँ पर भी हमने इस गैप की बात की थी, हालांकि इस गैप के पार गया ये, तो इसने तो ऐसा दिखाया था कि शायद एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन ये देखिएगा 36,000 के आसपास जैसे ही बाजार गया तो सेलिंग आई। और अब हमें लगता है कि क्योंकि इसने जो राइज था वो निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा किया, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, अब मुझे लगता है कि वीकनेस में निफ्टी से कम वीकनेस दिखाएगा। तो जो हमने 33,000 के लेवल्स थे जब वो 15,750 थे, तो ये जो 33,000 के लेवल्स हैं इनके थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हैं कि 33,400 तक इस हफ्ते में बाजार जा सकता है मुझे, लेकिन जो सपोर्ट लगती है वो 33,800, 33,800 के आसपास जैसी बाजार आएगा तो एक दो बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। बाजार जहाँ पर भी क्लोज हुई यहाँ पर भी बहुत कंसोलिडेशन पिछले महीने आपने देखा था, देखिएगा कितनी सारी कैंडल्स हैं जो आपको 34,000 से ऊपर और 34,600 के बीच में आपको नज़र आ रही हैं। तो ये आपको खुद बता रही हैं कि कहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। तो अब हमें लगता है कि अगर बाजार 33,800 के आसपास जाएंगे दोबारा से पुल बैक आने के चांसेस रहेंगे। बाजार में तेज़ी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट्स हमें ज़्यादा कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी सेगमेंट के मुकाबले में रिजल्ट कमज़ोर रहेंगे, लेकिन बैंकों के रिजल्ट मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, मुझे कम कमज़ोर लग रहे हैं। और जब मैं आपके साथ पिछले साल बात करता था मैं यही कहता था निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया, और क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है और रिस्क ज़्यादा था। मुझे अब लगता है कि, और वो रिस्क देखिएगा 41,000 के बाद बैंक निफ्टी आया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिग्गज 3 बैंक है वहाँ पर कंफर्ट है। HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, तीनों जो मेरे फेवरेट है वो तीनों माइनस में थे। SBI और बंधन बैंक भी कमज़ोर था। इसके साथ साथ RBL और फेडरल बैंक ने तो हल्की सी मामूली सी तेजी की। अब बात करते हैं FIIs की सेलिंग पे। FIIs बाज नहीं आ रहे हैं और भाई साहब सेलिंग पे सेलिंग बैठाए जा रहे हैं, और जो सेलिंग बैठाई जा रही है वो इस तरीके की है कि लोगों को देख के डर लगने लगा है कि वैसे भी सेलिंग करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं रुकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके सामने तकरीबन 70 to 80% पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आ रहा है, और इसके अलावा बाजार जिस तरीके से सेलिंग देख रहे हैं वहाँ पर रिटेल का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लूज़ नहीं हुआ है। नॉर्मली जो FIIs की सेलिंग को देख के हो जाता है, तो FIIs हो सकता है कि एक दो प्रहार और करें, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस पर हमारे जो DIIs है FIIs को कुछ अलग तरीके से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर DIIs के पास पैसा आता रहा तो DIIs बाजार को बचा लेंगे। अब ये सारा डिपेंड करता है रिटेल इन्वेस्टर्स पर, तो रिटेल मनी किस तरीके से काम करेगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि बाज़ार को अगर आप ज़्यादा गिराने की कोशिश करोगे, FIIs जनरली बाज़ार को गिराने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो DIIs ने काफ़ी अच्छा पैसा, अभी भी बहुत अच्छी सेफ मनी उनके पास स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में, तो वो वहाँ पर सेलिंग करके इंडेक्स को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, स्पेशली मैं मिड कैप बोलूँगा, जिन मिड कैप में अच्छी रैली हुई है पिछले सालों के दौरान, 1-2 साल के दौरान, वहाँ पर DII सेलिंग करके इंडेक्स के शेयर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स को गिरने से बचाने के लिए मिड कैप पे सेलिंग हो सकती है। तो मेरा जो व्यू है वो इंडेक्स पे कम बेरिश है, और जबकि जो मिड कैप इंडेक्स है या जो बाकी ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है, तो वहाँ पे भी अच्छे और मौके मिल सकते हैं। इंडेक्स
1728 करोड़ की सेलिंग की। यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग। सारे डेटा क्या कह रहे हैं 10 तारीख के सारे डेटा इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि मैं क्या कहूँ आपको। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि भाई बाजार सोमवार को माइनस में है और 500-700 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है, क्योंकि तीनों जगह पोजीशन बना के गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऐसा करते हैं कि बाजार एक बार नीचे जाएगा, हो सकता है 500-700 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी को खिसकाएं और वहाँ से फिर ये खुद खरीद के आ जाते हैं। लेकिन ये खरीदते कैश मार्केट में नहीं है, ये अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस को हल्का कर लेते हैं और बाद में DIA इस बाजार को ऊपर ले आते हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बाजार को ऊपर ले आते हैं, तो इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो केवल और केवल डेटा देख के ये नहीं कह सकते कि भाई बाजार कल नीचे तो जाएगा, ऊपर आने का दम ना दिखाए। ऊपर आ सकता है, उसकी चांसेस मुझे काफ़ी लगते हैं। तो हालांकि डेटा यही कह रहे हैं कि भाई बाजार तो क्लोज नेगेटिव होने के चांसेस हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा निचले लेवल्स पर बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखिएगा। बट मुझे लगता है कि जो लोग ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस के साथ नीचे जो लेवल्स हैं, अहम लेवल्स, वहाँ पे बाय करते हुए नजर आएंगे या तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे विद स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर बेचना बड़ा रिस्की है। क्योंकि बाजार जैसे पुल बैक करता है, वैसे बहुत तेज़ी से पुल बैक करता है। हम भी अपने 10-15 दिन पहले देखा भी था कि विद इन 15 मिनट्स बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चला था। तो तब जितने भी शॉर्ट्स थे वो एक ही झटके में फिर कवर होते, फिर अगले दिन फिर 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी चला। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस तरीके से गेम खेलते रहते हैं। आप केवल ये देखिएगा कि आपने जो शेयर्स लिए उनमें आपने प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं की। तो जब अभी बाजार रेंज बाउंड है और जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आएंगे तब तक, या रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आने की साइकिल कंफर्टेबल नहीं होगी, तो हम बहुत अच्छी तेज़ी नहीं देख रहे, हम रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं। अगर राइज होगा तो हम सेल ऑन राइज बोलेंगे, और नीचे अगर वैल्यूशंस वाली बाइंग होगी तो मैं वो बोलूँगा। और मैं सबसे खास बात ये है कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हम तो एक बार मंदी देखेंगे, हम सोचेंगे यार बिल्कुल ही मंदी हो जाएगी, लेकिन उसी मंदी में वो तेज़ी का एहसास कर देते हैं, और जब बड़ी तेज़ी होगी तो उसी में वो मंदी कर देते हैं, उसी को हम कैच करने की कोशिश करते हैं। 33,800 ध्यान रखिएगा, अगर क्रैक हो जाए ना भैया तो 50 पॉइंट और देख लिए, 33,750, 33,800 के आसपास बाइंग करिए। 50 रुपये का स्टॉप लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का स्टॉप लॉस मान लीजिएगा। अगर 33,700 टूटेगा फिर 500-600 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। बट मेरा कंफर्ट ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लंबे समय के लिए है या जो 2-3-4-5 महीने के लिए पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए शायद 33,800 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग स्टॉक्स में बनती हुई नजर आएगी। पुट कॉल रेशियोज देख के भाई साहब ऐसा लगता है कि तेज़ी करने वाले पुट कॉल में बोलूँ, तेज़ी करने वाले बिल्कुल गायब है। और साथ साथ ये भी है कि जो पुट राइटर्स हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार भाई नीचे हो सकता है, जो बाकी इंडिकेटर के साथ। डाउ जोन्स देखिएगा 880 पॉइंट नीचे गया, तो ये भी इंडिकेट नीचे कर रहा है। बट ये मत सोचिए खाली इसको देख के कि यार कल बाजार ठुकेगा, तो उठेगा ही नहीं। बाजार को देखते रहिए, जब तक गिरता रहे उसको गिरने दीजिए। जो अहम लेवल्स मैंने बताया वहाँ पर मुझे लगता है कि पहले वेट एंड वॉच करिए। कल जल्दबाजी करोगे आप फंस जाओगे। और बाजार जहाँ से निचले लेवल से उठना शुरू हो वो आपने मेन देखना है। कि बाजार हमेशा गिरते नहीं रहेंगे, बाजार गिरेंगे उठेंगे। तो बाजार अभी उठ चुके थे बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बोला था, तो उसके बाद अब दोबारा से एक निचले लेवल्स पर आ रहे हैं। तो निचले लेवल्स पर बाइंग करने से थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। ब्रेंट क्रूड अभी भी सांस नहीं ले रही, जो $120-22 है, यही हमारी समस्या है। और इसी की वजह से हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। तो इंटरनेशनल रीजन्स हैं, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल रीजन्स में मुझे ब्रेंट क्रूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाजार सबसे ज़्यादा ख़राब जो है रिएक्ट कर रहे हैं, इस रीजन्स की वजह से ख़राब कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए कॉल राइटर 16,400 पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 16,300 पे 82, 16,200 पे 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। इसी के साथ साथ पुट राइटिंग्स अगर हम देखें तो वो इतनी एग्रेसिव नहीं है। पुट राइटर्स जहाँ पर एग्रेसिव वो केवल 16,000 का लेवल्स है, जो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और 16,900 पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे ज़्यादा 16,800 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में ऐड हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से भी एक अच्छी खासी सपोर्ट मुझे नज़र आती है। और बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग है ही नहीं, पुट राइटिंग है ही नहीं, पुट राइटिंग जो भी है वो 34,500 पे है। और जहाँ पर कॉल राइटिंग है वो 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे तो बराबरी आप मान सकते हैं। लेकिन ये सारी कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ हो रही है, 34,600, 34,700, 34,800, एक अहम रेजिस्टेंस का काम करती हुई आपको नजर आएगी। और जो भी अच्छी राइटिंग आप देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी राइटिंग देखो आप कहाँ पे है, पुट राइटिंग कहाँ पे है सबसे ज़्यादा 33,800, जो मेरी सपोर्ट भी यही है।
तो यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग सेफ मान के चल रहे हैं कि 33,800 पे पुट को इस हफ्ते की, तो वहाँ से शायद 33,800 को एक इस बाज़ार इस हफ्ते की एक सपोर्ट मानता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाएंगे तो आप रोज़ हमारे जो डेली एनालिसिस है उसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।